बिहार के नालंदा में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनसंवाद कार्यक्रम किया गया था, जिसमें देखा गया है बहुत ही ज़्यादा जनसैलाब देखने को मिला है। साथ ही साथ आरसीपी केंद्रीय मंत्री आरसीपी ने कई मुद्दों को लेकर बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की है। साथ ही साथ सरदार पटेल की उपाधियों को लेकर कांग्रेस को भी घेरने की कोशिश की गई है। तो चलिए आइए जानते हैं कि आरसीपी ने किन मुद्दों को लेकर बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की और नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं। चलिए सीधे चलते हैं, केंद्रीय मंत्री आरसीपी ने क्या कुछ कहा है, सीधे देखते हैं। कांग्रेसी लोग सम्मान किसका करते हैं? सिर्फ वंशवादियों को और परिवारवाद वालों को। सरदार पटेल का नहीं किया, मूर्ति तक नहीं बनाई साहब। आप जरा ये क्या हुआ उसके बाद ये सुनिए। आप सब लोग जानते हैं भारत रत्न का नाम तो सुने हैं ना। भारत रत्न भारतवर्ष में सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा। इसकी स्थापना 1954 में हुई, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। जरा देखिए साहब किस प्रकार की राजनीति हुई। सरदार पटेल आप जानते हैं 15 दिसंबर 1950 से तो कुछ दुनिया से चले गए, इतना बड़ा योगदान करके गए। लेकिन सरदार पटेल का नाम जब 1954 में निकला लिस्ट, तीनों व्यक्ति महान व्यक्ति तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तीनों तमिलनाडु के थे। एक ही प्रदेश के तीन व्यक्ति को आपने भारत रत्न दिया, लेकिन सरदार पटेल का नाम नहीं। इतना बड़ा व्यक्तित्व जिसने उनके लिए कुर्सी छोड़ दी प्रधानमंत्री की, उसको भारत रत्न तक नहीं दी। 1955 का लिस्ट देख लीजिए, होता कि 1955 में बना देंगे। 1955 में खुद नेहरू जी भारत रत्न ले लिए। जरा सुनिए इस बात को। 1955 में खुद भारत रत्न नेहरू जी ले लिए, लेकिन सरदार पटेल का नाम नहीं आया। सरदार पटेल को कब मिला भारत रत्न जरा जानिए, क्योंकि कांग्रेसी लोग बहुत बोलता है, उसको जवाब देना चाहिए आपको और उनके समर्थकों को। सरदार पटेल को 1991 में जाकर के, जरा सोचिए, 54 में शुरू हुआ साहब, 91 में मिला। और जो नेहरू परिवार था 55 में नेहरू जी, 71 में मिसेज इंदिरा गांधी, और 91 में जब सरदार पटेल को मिला तो 3 लोगों को मिला। एक राजीव गांधी, जरा सोच लीजिए, राजीव गांधी जी को और सरदार पटेल को, मतलब 3 पीढ़ी जब ले लिया तब सरदार पटेल को भारत रत्न मिला। और जब मिला जब भारतवर्ष में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। भारत माता की, भारत माता की। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार का ये बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि पिछले कई वर्षों से जो शिक्षा विभाग है उसमें तरह तरह की नियुक्तियां की गई। पहले पंचायत शिक्षक बनाए गए, नियोजित शिक्षक हुए, रेगुलर शिक्षक हुए, इतने तरह की श्रेणियां बना दिए कि पूरा का पूरा हौच पौच। अभी जो परीक्षा लिया, एक तो बीपीएससी को इन्वॉल्व किया, समझ लीजिए जरा, और उसमें जो लोग आए हैं वो तो सरकार को पूरा स्पष्ट करना चाहिए कि इसमें कितने लोग हैं जो पहले शिक्षक का काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह अलग होगी, लेकिन उनको कितने लोग हैं जो पहले पंचायत शिक्षक थे, कितने लोग थे जो नियोजित शिक्षक थे। तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो संख्या बहुत कम जाएगी। ऊपर से आप बाहर के लोगों को दे दिए, तो भाई आप जरा समझ लीजिए कि बिहार में तो वैसे ही रोजगार कितनी कमी होती है, और जितने प्रदेश है सब में ग्रुप सी और ग्रुप डी की नियुक्तियों में ये पूरा प्रयास होता है कि बाहर के लोग नहीं आए, क्योंकि यहाँ खुद बेरोजगारी की समस्या है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ को निकाल कर देखिएगा कि कितना पहले से बेचारे कुछ नौकरी कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो तनख्वाह पा रहे थे, वो बेरोजगार नहीं थे, और कितने बाहर से आ गए, तो नए लोग बहुत नहीं होंगे आप। तो ये तो जो समझिए कि जो इन्होंने इतना बड़ा पूरा का पूरा जो एकदम माहौल बनाने का काम किया वो क्या है। और आपको मैं बता दूं कि ये तो अपना कर रहे हैं, लेकिन आगे श्रीमान जी जो बिहार में इनकी वित्तीय व्यवस्था है, ये नौकरी तो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तनख्वाह कहाँ से लाएंगे?
इनका पूरा का पूरा जरा सा बजट देखिए, जो इनका खुद का बजट है, बजट में देख लीजिए इनका जो आय है क्या है। आय मुश्किल से देखिएगा 49,500 करोड़ रुपया है। उसके बाद जो पूरा पेंशन है, पूरा जो तनख्वाह है, उस पर 90,000 करोड़ का खर्चा होता है। तो जब तक केंद्र सरकार और अगर जितना का पूरा जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, अगर वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अगर बिहार सरकार को वेल आउट नहीं करेगी तो जिनको भी नियुक्ति पत्र बांटेंगे वो तनख्वाह भी मिलेगा क्या? रिसोर्स है ही नहीं। 33 साल से दोनों भाई सत्ता में, जरा पूछिए कि बिहार में कैसे जो है संसाधन बढ़े, कोई प्रयास किया? बल्कि इन्होंने तो ये जो शराब नीति लाई, 25,000 करोड़ का रुपया का जो आज लाभ होता, उससे जो आय होती वो भी खत्म। आज वो 25,000 करोड़ रुपया होता तो कई योजनाएं चल सकती थी। लेकिन आप सब जानते हैं बिहार में शराब तो बंदी जो है बिल्कुल कागज़ पर है, ज़मीन पर तो पूरी तरह से फेल है, होम डिलीवरी है। तो बिहार का तो नुकसान बहुत तरह से हुआ संसाधन के मामले में। सर, आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं। कहीं पे स्कूलों में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, कहीं पे जाने के लिए सड़कें नहीं है, तो कहीं टेबल बेंच नहीं है। और जबकि प्राचीन समय में यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जैसे यहाँ विश्वविद्यालय थे, जो कि विदेशों से लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए। बट आज आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी क्यों नहीं है? यही तो मैं जरा समझिए, मैं सब लोगों को ये कह रहा हूँ ना कि जरा सोच लीजिए कि जहाँ हम लोग आज हैं, नालंदा में हैं, 10,000 विद्यार्थी थे, कई देशों से आते थे, 2,500 प्रोफेसर थे। और आज बिहार में क्या हाल है देखिए, जरा समझिए। बिहार में जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अगर उनका मेंटल लेवल देखिएगा IQ, तो भारतवर्ष में सबसे अच्छा है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार की होनी चाहिए, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं तो गांव में पढ़ा था, गांव में पढ़ा, हाई स्कूल तक पढ़ा। वो जिस समय आरक्षण नहीं होता था, हम लोग अपने मेरिट पर उसमें IAS कम्पीट किए, गांव में पढ़ कर करके। और कौन शिक्षक थे उसमें? कोई BSc और MSc लोग और वो कुछ नहीं थे। लेकिन उनका जो कमिटमेंट था, उनका जो एक लगाव था शिक्षा के प्रति, लोगों की जो रुचि थी, और उसमें जो मैनेजमेंट का कंट्रोल था, की व्यवस्था थी। नीतीश बाबू खुद कहाँ पढ़े थे? तो सर आज मतलब गलती किसकी, नेताओं के या अधिकारी? नहीं, ये सीधी गलती नेताओं की है। अधिकारी कहाँ से आ गया जी? अधिकारी का काम है जो आप नीति बनाएगा उसको लागू करना। अब शिक्षा में तो मैंने बताया ना कि दो भाई तो हैं। एक भाई जब मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी थी, तो बोला पंचायत शिक्षक बना दो। दूसरे भाई आए तो नियोजित शिक्षक बना दो। और इतने वर्षों के बाद इनको ज्ञान हुआ कि नहीं, अब जो है इनको रेगुलर करना चाहिए। जो आज हो रहा है ये शुरू से होना चाहिए था। जब आप जो शिक्षक लोग हैं उनको इज्जत नहीं देंगे, शिक्षक के पेशा को एक प्रतिष्ठा नहीं देंगे, उनको एक सम्मान नहीं देंगे, एक सम्मानजनक वेतन नहीं देंगे, तो क्या करेगा? आप 5-5 करोड़ की बिल्डिंग बना देते हैं, पढ़ाने वाला कौन है वहाँ? और यही हमारे बच्चे, देखिए आप चले जाइए गाँव सब में, मैं तो गाँव में रहता हूँ ना। नीतीश बाबू को मैंने एक बार नहीं कई बार कहा कि गांव के बच्चे सभी आज ट्यूशन और कोचिंग कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में नाम लिखाए हुए, और हमारे बच्चे यही ट्यूशन और कोचिंग कर करके अपने जीवन में सफल हो रहे हैं। तो जो बच्चों का खर्च हो रहा है, शिक्षा विभाग में, जरा आपने सही सवाल कहा, 45,000 करोड़ का बजट है जी। और यही तो मैं बोल रहा हूँ। तो भाई आज भी सरकार का 45,000 करोड़ खर्चा हो रहा है। आज जो गार्जियन है उसका भी अपने बच्चों पर ट्यूशन और कोचिंग का पैसा खर्च हो रहा है। एक आदमी का तो पैसा बचना चाहिए सर, एक आदमी का पैसा तो एजुकेशन जो है नॉन प्रॉफिट, पहले सुन लो, एक आदमी का पैसा तो बचना चाहिए। तो जो हमारे बच्चों पर खर्च कर रहा है गार्जियन, नीतीश बाबू को मैंने कहा था कि एक मानक बना लीजिए कि 0 से 5 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, क्लास तक बच्चे को जो खर्च होता है वो दीजिए पैसा। देखिए आज आपके सिर्फ शिक्षक नियुक्त कर देने से उनमें बहुत कोई भावना उत्पन्न नहीं हो जाएगी। एक लंबा समय से जिस प्रकार से शिक्षा में इस प्रकार की व्यवस्था हुई ना, और शिक्षा विभाग जरा समझ लीजिए, ये सरकारी दफ्तर नहीं है कि डंडा, सुन लीजिए जरा मेरा, डंडा से ठीक नहीं कर सकते हैं। वहाँ ज्ञान दिया जाता है, वहाँ फाइल पर दस्तखत नहीं करना है। तो शिक्षा विभाग में हमारे शिक्षकों की इस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इस प्रकार का प्रशिक्षण होना चाहिए, इस प्रकार से उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि उनमें ये भावना जगे कि उनका दायित्व जो पढ़े, जो गुरु शिष्य का जो हम लोग पढ़ते थे, तो हमारे शिक्षक जो पढ़ाते, अब तो कोई रहे नहीं, लेकिन हम लोग का एक सम्मान था क्योंकि पूरा उन्होंने दे दिया था। एक कमिटमेंट जो था ना, वो कमिटमेंट लैक कर रहा है सब जगह। सरकार आएगी तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा।
सुधार ही नहीं, बिल्कुल ठीक होगी जी। अभी भी बाबू सब मिलजुल कर हाथ पूरा उठा कर दम करके मार रहे हैं।